अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे एफआईए प्रिपरेशन सेशन का पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया है। इस कोर्स में सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे जिसमें बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक अहम और ज़रूरी बात कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनका रेलिवेंट मटेरियल गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसका लिंक व्हाट्सएप और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स करने के बाद आप सिर्फ एफआईए के लिए ही काबिल नहीं होंगे बल्कि और किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और अगर किसी को एफआईए की सीट्स पर अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम आ रही है या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है 0311677077 और इसके साथ हमने एफआईए की एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स की आउटलाइन जो है वो गूगल ड्राइव में अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। उसका एक मैप मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें आपको उन 9 कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चलेगा जो हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं कहीं ना कहीं इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ से सीखना बेहद ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट लिया है। तो सबसे पहले तो नाउन है, उसमें हम उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ-साथ प्रोनाउन है, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। वर्ब है और उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। प्रीपोज़िशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर सवालात इंग्लिश के पोर्शन में आते हैं, इसको हम इन डिटेल कवर करेंगे। इसके साथ-साथ कंजंक्शंस भी आपके एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो एज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ जाते होते हैं समटाइम, या फिर आपको कहते हैं कि जी यूज़ ऑफ कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और डिटरमाइनर्स हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला है आपका नाउन, ठीक है? नाउन के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जी किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ का नाम या आइडिया का नाम जो नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज़ अली, कराची, बुक, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे हमारे पास नाउन्स कहलाते हैं। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें प्रॉपर, कॉमन, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी आपको डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगी, तो इसलिए मैंने इसको इन डिटेल कवर करने की कोशिश की है। तो प्रॉपर नाउन में आप स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम यूज़ करते हैं, लाइक अली, सारा, पाकिस्तान, कराची, इंडस रिवर एंड मंडे, दीज आर ऑल स्पेसिफिक नेम्स। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। जबकि कॉमन नाउन किसी आम पर्सन का नेम होता है। अब आम पर्सन से मुराद वो पर्सन नहीं होता, बेसिकली वो जनरल आप जब चीज़ों को डिस्कस करते हो, लाइक बॉय, गर्ल, सिटी, टीचर, स्कूल, कंट्री, ये जनरल कैटेगराइजेशन के अंदर तो यूज़ होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक बंदे या पर्सन को रेफर नहीं कर रहे होते, जैसे अली या सारा जो है वो रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉय, गर्ल, सिटी, टीचर, स्कूल, कंट्री है, ये हमारा बेसिकली कॉमन नाउन कहलाते हैं। इसी तरह कॉन्क्रीट नाउन है, ये वो नाउन होते हैं जिनकी बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो अपना वजूद रखते हैं, लाइक टेबल, चेयर, वाटर, फोन, बुक, कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमारे पास कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। इसी के साथ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जो हमारे आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ जो होती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लाइक आपके पास लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, ब्यूटी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एहसासात हैं, ख़यालात हैं या फिर ख़ुसूसियात हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एग्ज़िस्ट नहीं करती, जैसे कोई मटीरियल नाउन एग्ज़िस्ट करता है, लाइक बुक या फ़ोन, ये वैसे एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो इस वज़ह से हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर उसके बाद होते हैं कलेक्टिव नाउन हमारे पास। जो कलेक्टिव नाउन है हमारे, उनमें आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स हो सकते हैं। ये बज़ाते खुद तो सिंगल होते हैं, दिखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये आपके पास सिंगल नाउन है, लेकिन ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, लाइक टीम। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें, तो टीम देखने में तो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन कहने का मकसद है ये आपको
बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक टीम के अंदर 12 लोग होते हैं या इससे भी ज़्यादा, रिज़र्व प्लेयर अगर हो तो उससे भी ज़्यादा। इसी तरह आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, क्लास है, क्राउड है, हर्ड है। हर्ड कहते हैं बेसिकली जो भेड़-बकरियों का रेवड़ होता है उसको हर्ड कहा जाता है। इसी तरह फिर उसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं ये बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं। लाइक टूथ एक नाउन है और पेस्ट एक अलग से नाउन है। जब इन दोनों को हमने मिलाकर बनाया तो ये बन गया कंपाउंड नाउन। टूथ पेस्ट, क्लास रूम, क्लास अलहदा से या रूम अलहदा से है। फुट बॉल, फुट अलहदा से और बॉल अलहदा से है। तो जब 2 डिफरेंट नाउन्स को मिलाकर आप एक नाउन बना दें तो उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसी तरह काउंटेबल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स बहुत आसान है, जिनको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल है। लाइक बुक्स, कार्स एंड एप्पल्स। अनकाउंटेबल के अंदर वो जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, लाइक मिल्क है, शुगर है, वाटर है, राइस है। इन चीज़ों को हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जब हमने बार-बार रेपिटेशन से किसी भी नाम की रेपिटेशन से बार-बार बचना होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने बड़ी सादा सी लिखी है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि वो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। लाइक ही, शी, इट, दे। ही मेल पर्सन के लिए, शी फीमेल के लिए, इट बेजान चीज़ों के लिए, दे जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल, लेकिन प्लूरल के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली प्रोनाउन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब आगे चलते हैं इन डिटेल अगर देखना चाहें तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपके पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो बेसिकली पर्सनैलिटी को, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। लाइक आई, वी, ही, शी, दे वगैरह वगैरह। पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये आपकी मलकियत के बारे में बताते हैं कि माइन, यूअर्स, हिज। मैं सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ। दिस पेन इज माइन, दिस इज योर्स बुक। ठीक है? तो इस तरह के जो आपके पास प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हम इसको मज़ीद इन डिटेल भी कर सकते थे विद एग्ज़ाम्पल्स, तो मैंने कहा कि वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो जस्ट जितना हमें रिक्वायर्ड है हम बस उतना ही उसको कवर करेंगे। आगे चलते हैं तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और हरसेल्फ आता है। ये क्या होते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? बेसिकली जब आप पर्सनल प्रोनाउन को रेफर बैक करना चाहते हैं, उसी की तरफ दोबारा इशारा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ, आई डू दिस जॉब माई सेल्फ। ये जो माई सेल्फ है, ये आपके पास रेफर कर रहा है आई को, कि ये काम मैंने खुद किया। तो जब कोई भी चीज़ पर्सनल प्रोनाउन को, ऐसा प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन को रेफर बैक करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक दिस, दैट, दीज़ और दोज़। दिस अगर कोई करीब की सिंगुलर चीज़ है, लाइक पेन है, तो उसके लिए आप दिस का वर्ड यूज़ करते हो। लाइक दिस इज़ माय पेन, दिस इज़ योर बुक। सो दैट जो होता है वो सिंगुलर चीज़ जो दूर पड़ी हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए कहते हैं दैट इज़ माय कार, दैट इज़ योर होम और हाउस। सो अगर आप इनकी प्लूरल फॉर्म देखना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं और आप उनकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो दिस के अगर वो करीब हैं, तो उनके लिए आप दीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, दीज़ आर माय बुक्स। और अगर आप दूर पड़ी हैं चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं और इनकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं दोज़ आर योर बुक्स। ठीक है? उसके बाद लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। ये बेसिकली रिलेशन बिल्ड करने के लिए होते हैं। इनमें आपके पास हू, व्हिच, दैट, ये वाले वर्ड प्रोनाउंस जो हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपके पास हू, होम और हूज़। ये अक्सर सवाल पूछने के लिए किए जाते हैं कि जैसा कि हू इज़ नॉकिंग एट द डोर, कि कौन है जो दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है, ठीक है? जैसा कि हूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं हूज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है? तो जब सवाल पूछने के लिए करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करें। इसके बाद हम चलते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जो एग्ज़िस्ट तो करते हैं बट हमें उनका स्पेसिफिकली नेम नहीं पता होता, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक समवन, एनीवन, एवरीबॉडी। समवन इज़ इन द रूम, कोई शख्स कमरे के अंदर है। एनीवन हैज़ द पेंसिल, ठीक है? किसी के पास पेंसिल है। एवरीबॉडी, ऐसे नाउन प्रोनाउंस जिनका आपको पता नहीं होता, जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन।
आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं तो वर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुमले की, सेंटेंस की जान कहते हैं इसको। अगर सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वो जुमला अधूरा रहता है, उसका कोई मायने नहीं निकल रहा होता। तो वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब हमें बताता है किसी चीज़ के एक्शन के बारे में या फिर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में कि वो किस हालत के अंदर मौजूद है। लाइक अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो रन, ईट, ये आपके पास एक्शन है, खाना या दौड़ना। जबकि हम स्टेट ऑफ बीइंग के कोई चीज़ किस हालत में है, इज़ और सीम का वर्ड यूज़ करते हैं, लुक का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस सीम्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत दिखाई देती है, मतलब वो उसकी हालत के बारे में बता रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में अगर आप देखें तो आपके पास एक्शन वर्ब आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है आपका। एक्शन वर्ब की इसको इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, स्लीपिंग इन द रूम, के वो कमरे में सो रहा था, तो इज़ इसको लिंक कर रहा है इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा है, तो ये हमारे पास होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। फिर होते हैं हमारे एक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर टेंसेस के अंदर यूज होते हैं। तो जो आपके पास एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनमें आपके पास इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट में है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के होते हैं जो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, एडवाइस या ऑब्लिगेशन शो करते हैं। जैसा कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। कैन और कुड जो है ये पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, किसी चीज़ की एबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है? जैसा कि आई कैन डू दिस जॉब, आई कुड डू दिस जॉब। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देनी है तो आप कहते हैं कैन का यूज़, अगर आपको वीक पॉसिबिलिटी देनी है तो उस वक़्त आप कुड का यूज़ करते हैं, मे और माइट का यूज़ करते हैं। हम बेसिकली रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं कि किस-किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दुआ देने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माइट जो होता है वो लीस्ट पॉसिबिलिटी के बारे में भी बताता है। इसी तरह मस्ट है जो हर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। इसी तरह शैल और शुड है और विल और वुड है। अब कुछ रूल्स हैं आपके पास जिसमें हम कहते हैं कि एक ट्रांज़िटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांज़िटिव वर्ब है। इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सेंटेंसेस के अंदर जब सेंटेंस करेक्शन के सेंटेंसेस आते हैं उनमें वहाँ पे इसका बड़ा रोल होता है। ट्रांज़िटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो आपको जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये अपना मतलब पूरा नहीं देगी। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइक शी रोट अ लेटर में से अगर मैं लेटर को हटा दूँ, शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा आपको नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वापस से, आपको बात की कंप्लीट समझ आ गई। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने पूरी बात एक ऑब्जेक्ट लेती हैं ताकि अपना मतलब दे सकें, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स इनके उलट होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक ही स्लीप्स, वो सो गया। ये बात ठीक है, सोने के लिए आपको कोई जगह स्पेसिफिक आपका रिक्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ही स्लीप्स जो है आपको यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंप्लीट बात समझ आ रही है कि वो सो गया। तो ये ट्रांज़िटिव और इंट्रांज़िटिव के दरमियान डिफ़रेंस है। आगे चलते हैं एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव की हम अगर बात करें, एडजेक्टिव हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफ़ाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव, ये किसी चीज़ की ख़ासियत के बारे में बताता है, ये किसी चीज़ की बुराई के बारे में बताता है। तो फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं। लाइक ब्यूटीफुल जो है, ठीक है? टॉल, थ्री, सम वगैरह-वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास एडजेक्टिव होते हैं। हम इसको एग्ज़ाम्पल की मदद से देखते हैं। ही इज़ अ गर्ल, अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ ही इज़ अ, ये आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल नाउन था, कॉमन नाउन है, लेकिन इसके बारे में जो बता रहा है, इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी खूबसूरती के बारे में, इसकी खासियत के बारे में, वो वर्ड है ब्यूटीफुल, यहाँ पे एज़ अ एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। फिर इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में देखें तो कुछ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ब्यूटीफुल हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है? ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ये हमेशा एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं या प्रोनाउन से, हाँ, प्रोनाउन के साथ यूज़ हो रहे होते हैं या नाउन से पहले आ रहे होते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, जिनमें आपके पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं सम और मच।
अब अगर इनकी एग्जांपल देखें, लाइक सम के बारे में हम कहते हैं आई नीड सम वाटर। मच के लिए हम कहते हैं कि देयर आर सॉरी आई डोंट हैव। मच के लिए हम कहते हैं आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो बेसिकली आपके पास न्यूमेरल्स को शो करते हैं, यानी ये भी क्वांटिटी को ही बताते हैं लेकिन न्यूमेरल के अंदर बताते हैं, 1 2 और फर्स्ट वगैरह। तो आई हैव 1 पेन और 1 स्टूडेंट इज़ एब्सेंट टुडे। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस इसकी मदद से बना सकते हैं। फिर आपके पास होते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो बेसिकली दिस, दैट और दीज़, दोज़ भी हो सकते हैं। इनको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ माय बुक, दैट इज़ माय हाउस। ठीक है? उसके बाद चलते हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं आपके पास, जो पोजेशन को शो करते हैं। माई हो गया, यूअर हो गया, हिज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मैंने जस्ट 2-2 3-3 कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर माई की बात करें तो माय नेम इज़ अली, इसकी एग्जांपल आ सकती है। ठीक है? उसके बाद यूअर के लिए अगर आप चाहें, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, ये आपके पास पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की, तो ये हमारे पास सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक हमारे पास विच है या व्हाट है, विच कलर डू यू लाइक, विच बुक इज योर्स, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। अगला टॉपिक हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब की बात करें तो ये 3 चीज़ों को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले आपके पास किसी वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, या फिर किसी अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। तो इसका काम मॉडिफाई का मतलब होता है उसके मीनिंग में इजाफा करना, उसके बारे में मच मोर इन्फॉर्मेशन देना। सो क्विकली, वेरी, हियर, यस्टरडे। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है, तो वो भी एक टेक्निक है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं कि हर एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आए। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से एक एग्जांपल बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्विकली के लिए अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ही रैन क्विकली टू कैच द बस। इसमें टाइम के लिहाज से भी है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस के लिहाज से भी हैं, मैनर के लिहाज से भी हैं, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से भी हैं और डिग्री के लिहाज से भी हैं। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें, लाइक नाउ, यस्टरडे, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। ठीक है? तो ये टाइम के बारे में बता रहा है। ही वॉज एबसेंट यस्टरडे, वो परसों या वो कल गैर हाजिर था। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें आपके पास ये जो हेयर और देयर के वर्ड्स हैं, ये जगह के बारे में बताते हैं। हेयर यू कम, यहाँ पे तुम आ जाओ, मतलब वो जगह की बात कर रहे हैं। देयर वी गो, हम वहाँ पे चलते हैं, वो किसी जगह की बात हो रही है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो आपके तहजीब और सलीके के बारे में बताते हैं, या कोई काम किस तरीके से हुआ है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, उसका चलने का जो तरीका कार है, जो उसका मैनर है, वो स्लोली है। ही टॉक्स केयरफुली, वो बड़ी एहतियात से मुहतात होकर बात करता है, उसके बात करने का तरीका कार कैसा है। तो मैनर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई काम कैसे हुआ है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी जो है, वो किसी चीज़ के, किसी काम के होने के बारे में बताती है कि वो कितनी दफ़ा काम हुआ है, 1 दफ़ा हुआ है, बार-बार हुआ है, अक्सर होता है, हमेशा होता है, क्या है। ऑलवेज़ और ऑफ़न के वर्ड्स और इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो ऑलवेज़ की बात करें, ही ऑलवेज़ कम लेट, वो हमेशा देर से आता है। और इसी तरह फिर ऑफ़न है, आई ऑफ़न गो टू द पार्क, मैं अक्सर पार्क जाता हूँ। शी ऑफ़न स्टडीज़ एट नाइट, वो अक्सर रात में पढ़ती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। इसी तरह एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में बताएगी कि वो काम कितनी शिद्दत से किया गया है, या कोई चीज़ कितनी शिद्दत से वाक़ई हुई है। लाइक वेरी के लिए, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। अब वेरी जो है वो डिग्री के बारे में बता रहा है किसी चीज़ की। इसी तरह क्वाइट है, इट इज़ क्वाइट कोल्ड टुडे, आज काफ़ी ठंड है। ही इज़ क्वाइट टॉल, वो काफ़ी लंबा है। तो क्वाइट जो है वो डिग्री के बारे में बताता है। अगला टॉपिक हमारा प्रेपोज़िशन का है, जो कि थोड़ा-सा इन डिटेल में पढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके अक्सर जो एमसीक्यूज़ हैं, वो एग्ज़ामिनर इस पोर्शन से कवर करता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा टाइम लेंगे, सो बी पेशेंट। प्रेपोज़िशन की अगर बात करें जनाब, तो प्रेपोज़िशन जो है ये आपके पास एक रिलेशनशिप कायम करता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन।
और दूसरे वर्ड्स के दरमियान में। आपके पास डिफरेंट जो प्रेपोजिशंस हैं, उनमें इन आ जाता है, ऑन आ जाता है, एट, अंडर, बिटवीन। इन सबको आगे चलकर हम इनके यूज़ेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के बाद आपको इनके यूज़ करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि हम इनको कहाँ-कहाँ पे और कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं तो मैं सबसे पहले प्रेपोज़िशन को थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँगा एग्ज़ाम्पल की मदद से। लाइक एक एग्ज़ाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज़ पर पड़ी है। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है आपके पास बुक, ठीक है? ये पहला वर्ड है बुक आपके पास और दूसरा वर्ड है टेबल। दोनों ही नाउन है लेकिन दोनों का जो ताल्लुक कायम कर रहा है, ऑन कायम कर रहा है। कि वो बता रहा है कि किताब जो है वो मेज़ पर पड़ी है। तो हमने ऊपर बात की थी कि ये एक रिलेशनशिप होता है नाउन का या फिर प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो इस तरह हमें प्रेपोज़िशन की थोड़ी-सी टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें इसकी तो इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज़ प्रेपोज़िशंस। जो सिंपल और कंपाउंड है, इनसे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है। फ्रेज़ प्रेपोज़िशन जो होते हैं, वो बहुत कम होते हैं यूज़, लेकिन सम टाइम यूज़ हो जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं तो वैसे बहुत सारे प्रेपोज़िशन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं, हमने वो ही इस लेक्चर के अंदर कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला अपना प्रेपोज़िशन है जो कि सिंपल प्रेपोज़िशन होते हैं, इन, ऑन और एट। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए हम एक पिक्चर की मदद ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाएगी। एट जो है ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये एड्रेस और लोकेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब आप टाइम की बात करते हैं तो छोटा जो टाइम होता है, छोटा मोमेंट जो होता है उसके लिए आप एट का यूज़ करते हैं। आप एट यूज़ कर रहे हैं टाइम के लिए तो इसमें मैं कह सकता हूँ द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock। जब आप वेरी स्पेसिफिक बात करते हैं कि 5 बजे तो ट्रेन पहुँच ही जाएगी, तो 5 बजे का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है, एज़ कम्पेयर टू डे और एज़ कम्पेयर टू अ ईयर और मंथ और वीक। तो इस वजह से एट को हम बहुत ही छोटे टाइम मोमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह जब हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताना होता है, तो उसके लिए भी हम एट को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आई लिव एट 12th स्ट्रीट 5 मार्च और आई लिव एट 456 स्टेट स्ट्रीट। जब आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हैं, उस एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट की जगह के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए आप एट का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं ऑन की तरफ। ऑन जो है, वो एट से ज़रा कम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। जब हम मोर स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐड जो है वो स्मॉलेस्ट चीज़ों के लिए या स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्मॉलर जो है वो थोड़ा-सा स्मॉलेस्ट से पीछे के लेवल पे हम आ जाते हैं, तो स्मॉलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन, अब ऑन जो है वो दिन के किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ऑन मंडे, ऑन ईस्टर डे, ऑन अप्रैल 3rd डे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन माय बर्थडे, ऑन माय वीक ऑन द वीकेंड, ठीक है? ऑन संडे मॉर्निंग। तो जब आप बेसिकली दिन की बात करते हैं तो ये एक स्मॉलर पीरियड है एज़ कम्पेयर टू मंथ और ईयर। तो उस वक़्त आप ऑन का यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हम जगह के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हम कह सकते हैं ऑन कोलंबस स्ट्रीट, ऑन 7th एवेन्यू, ऑन द फ्लोर ऑन अ बस, ठीक है? ऑन द रेडियो यानी कि आप इसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सरफेस और एवेन्यू और स्ट्रीट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे हम इन की तरफ, तो इन जो है वो जनरल चीज़ों के लिए ज़्यादातर बिग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको बेसिकली पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक इन द मॉर्निंग और हॉलिडेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन द ईस्टर हॉलिडे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर सीज़न्स के लिए यूज़ कर सकते हैं लाइक इन स्प्रिंग, वीक्स के लिए कर सकते हैं, इन 5 वीक्स, मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज़, ये वो सारे के सारे टाइम जो पीरियड्स हैं बहुत बड़े-बड़े हैं। तो जब बिगर चीज़ों की बात करते हैं और बिगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जो बड़ी जगह होती हैं, बड़ी प्लेसेस होते हैं, उनके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इनक्लोज़ स्पेसेस के लिए हम सबसे पहले इनका यूज़ करते हैं लाइक इन अ कार, वो बंद होती है जगह। इसी तरह नेबरहुड के लिए भी समटाइम आप इनका यूज़ करते हैं, इन मैनहट्टन, ठीक है? नेबरहुड के बारे में, इर्द-गिर्द के इलाकों के बारे में। इसी तरह सिटीज़ के बारे में क्योंकि बड़े होते हैं, तो
इन का यूज़ करेंगे। इसी तरह कंट्रीज़ के बारे में भी आप इन फ्रांस, इन जापान, इन जर्मनी, इनके लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक इन, ऑन और एट का जो स्पेसिफिक यूज़ है वो आपको पता चल चुका होगा। बाकी ये नोट्स आप जब खुद से बैठ कर रीड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाकी जो कन्फ्यूजन रह गई होगी वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं यूज़ ऑफ कॉमन प्रेपोज़िशन जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगर आप देखें तो एक तो बाय है, ठीक है? इसमें बाय जो होता है ये समटाइम किसी बंदे के एक्शन के बारे में, किसी मेथड के बारे में या किसी चीज़ की करीबी होने के बारे में बताता है। हर एक की एग्ज़ाम्पल मैंने दी है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। लाइक द बुक वाज़ रिटन बाय अली। अब अली जो साहब हैं, वो उन्होंने किताब लिखी तो बाय क्योंकि उस बंदे ने लिखी तो ये डूअर के एक्शन के बारे में बता रहा है तो लिहाज़ा हम सबसे पहले कहेंगे कि बाय को हम किसी बंदे के एक्शन को शो कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप कोई मेथड या मीन्स, कोई सोर्स वग़ैरह इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए भी आप बस बाय का यूज़ करते हो। लाइक ही ट्रैवल्ड बाय बस, वो बस के ज़रिए उसने सफ़र किया। ये ज़्यादातर वो प्रेपोज़िशंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट उन्हीं के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, किसी चीज़ की नियरनेस के बारे में हमने कहा था, शी इज़ सिटिंग बाय मी, वो मेरे करीब ही बैठी है, ठीक है? शी इज़ सिटिंग बाय मी, तो यहाँ पे आप बाय को किसी चीज़ की नियरनेस के लिए भी शो कर सकते हैं। उसके बाद अलोंग है, अलोंग का जो यूज़ होता है इन द सेम लाइन या फिर इन द सेम डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। आम तौर पर ये रोड, रिवर या पाथ के लिए यूज़ होता है। जैसा कि दे वॉक्ड अलोंग द रिवर। तो इसमें अगर अलोंग देखा जाए तो साथ-साथ रिवर के बिल्कुल साथ-साथ वो बंदा जो है चलता जा रहा है। वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड, हम रोड के बिल्कुल साथ-साथ चलते जा रहे हैं मतलब इन द सेम डायरेक्शन और इन अ लाइन, ठीक है? ट्रीज़ ग्रोज़ अलोंग द स्ट्रीट, बिल्कुल सड़क के साथ-साथ या गली के साथ-साथ जो है वो ट्रीज़ उगे हुए हैं। इसी तरह फिर इनसाइड का आता है। इनसाइड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के इनर पार्ट के बारे में या विदिन समथिंग के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसके लिए आप इनसाइड यूज़ करते हैं प्रीपोज़िशन। द चिल्ड्रन्स आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस। इन द हाउस में इनसाइड द हाउस क्योंकि घर के अंदर खेल रहे हैं, उसे अहाते में खेल रहे हैं तो इनसाइड द हाउस आएगा। कीप द मनी इनसाइड द ड्रॉवर। देयर इज़ अ कैट इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर मौजूद है कैट। तो इनसाइड जब किसी चीज़ के अंदर हो, कवर्ड हो वो जगह, तो वो बंदा या चीज़ उस जगह से कवर्ड हो तो उसके लिए हम इनसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं बिसाइड के बारे में। बिसाइड जो होता है वो नेक्स्ट टू के बारे में मतलब मुझसे अगला या फिर बाय द साइड ऑफ समथिंग यानी कि जब आप किसी चीज़ के बिल्कुल साथ बैठे होते हैं, तो उसके लिए आप बिसाइड का यूज़ करते हैं। यानी ही सैट बिसाइड मी इन द क्लास, वो मेरे साथ ही क्लास में बैठता है या मुझसे आगे बैठता है। ही होटल इज़ द होटल इज़ बिसाइड द लेक। जो होटल है वो बेसिकली आपके पास झील के बिल्कुल करीब है, ठीक है? इसी तरह शी स्टूड बिसाइड हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ खड़ी है, बिल्कुल साथ खड़ी है। बिसाइड का मतलब होता है यानी कि नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ समथिंग। अच्छा जी, बिसाइड जो है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है कि उर्दू में अगर हम बात करें तो के पास या के बिल्कुल साथ, तो ये मीनिंग देता है। लाइक ही सैट बिसाइड मी इन द क्लास, वो मेरे साथ क्लास में बैठता है। द होटल इज बिसाइड द लेक, होटल जो है वो झील के बिल्कुल साथ है। द शी स्टूड बिसाइड हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ खड़ी है, ठीक है? तो ये यूज ऑफ बिसाइड है। फिर इसके साथ एक और प्रपोजिशन है जिसको हम कहते हैं बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एस का फ़र्क आता है लेकिन मीनिंग चेंज है। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज़ में जब आप इज़ाफ़ा करना चाहते हैं या किसी चीज़ के अलावा बात करना चाह रहे होते हैं, लाइक इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। लाइक देखें, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बिसाइड इंग्लिश ही नोज़ उर्दू। इंग्लिश के अलावा, बिसाइड्स इंग्लिश का मतलब इंग्लिश के अलावा, ही नोज़ उर्दू, वो उर्दू भी जानता है, ठीक है? इसी तरह बिसाइड अली, अली के अलावा, बिसाइड्स अली, अली के अलावा 3 अदर स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, 3 और बच्चों ने भी एग्ज़ाम पास किया। आई हैव नो अदर फ्रेंड बिसाइड्स यू, मेरा तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। तो अलावा के मीनिंग में ज़्यादातर बिसाइड्स जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है वन साइड टू अदर साइड। जब आप सरफेस और एरिया के बात करते हैं और एक साइड से दूसरी साइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अक्रॉस का वर्ड यूज करते हैं। लाइक ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वो सड़क के इस पार से उस पार गया, तो उसके लिए आप अक्रॉस का वर्ड यूज करते हैं। द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, बैंक जो है वो सड़क के उस पार है, दूसरी तरफ है।
ठीक है। द स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, दे स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो दरिया के इस पार से उस पार तैर कर गए। उसके बाद है यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट जो होता है वो किसी चीज को टच करने में या किसी चीज पर झुकने या फिर अपोज करने पे किसी चीज को हम उसका वर्ड यूज करते हैं अगेंस्ट का। लाइक एग्जांपल्स में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ही लेन्ड अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। द लैडर इज अगेंस्ट द ट्री, जो सीढ़ी थी वो दरख्त के ऊपर झुकी हुई थी या उसके साथ लगी हुई थी। द पीपल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिसीजन, जो लोग थे, सॉरी प्रोटेस्टेड, द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन, लोगों ने फैसले की मुखालफत में एहतजाज किया। अब अगेंस्ट का मतलब किसी चीज़ की मुखालफत में भी हो सकता है, किसी चीज़ को टच करने में भी आ सकता है और किसी चीज़ के ऊपर झुके हुए या टेक लगाए होने के मतलब में भी आ सकता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस थे जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप उसको खुद से सॉल्व करें, उनके आंसर्स भी साथ में दे दूँगा। आपको क्लैरिटी हो जाए बेसिकली पेपर के अंदर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कंसेप्ट आपको समझाने का मकसद ये था। देखें एज इट इज़ तो क्वेश्चन आएँगे नहीं, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आप अप्लाई करेंगे उस कंसेप्ट को और आप इंशाल्लाह ताला अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंजंक्शन के ऊपर। कंजंक्शन जो होते हैं इनका काम होता है बेसिकली वर्ड्स को, फ्रेजेज़ को और क्लॉज़ेज़ को जॉइन करना। अब वर्ड्स तो आपको पता चल जाएगा, फ्रेज़ और क्लॉज़ क्या होती है इसका आपको नहीं पता, तो उसको मैं आपको एक-एक लाइन में समझा देता हूँ। फ्रेज़ की बात कर रहे थे तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो मीनिंग तो दे लेकिन उसके अंदर ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। लाइक आपने कुछ इस तरह के वर्ड्स देखे होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन द रूम, कमरे में, ऑन द टेबल, मेज़ में पर, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो ये वो वर्ड्स हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, मीनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जब तक ये सेंटेंस में यूज़ नहीं होंगे तो इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता। तो इसके लिए हमें इनको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, अब बात समझ आ रही है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, अब बात समझ आ रही है। इसी तरह क्लॉज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब इसमें प्रेडिकेट एक टर्म यूज़ होती है जिसमें हम कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट, कलेक्टिवली को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हों, उनको हम क्लॉज़ कहते हैं। लाइक ही जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और गोज़ टू स्कूल जो है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये वाला जो सारा है, ये आपका प्रेडिकेट है। अब गोज़ इसमें वर्ब आ गया, टू स्कूल यानी कि स्कूल जा रहा है तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये प्रेडिकेट की डेफिनिशन भी इसमें कवर हो गई। अब हम अगर आगे चलें, तो हम देखते हैं कि ये जो कंजंक्शंस हैं, ये कैसे जॉइन करते हैं और कौन-कौन से होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, तो इनको ज़रा देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके पास एंड, बट, और, नॉर, सो, येट, फॉर, ये मुख्तलिफ किस्म के कंजंक्शंस होते हैं जो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। अब कहने का मकसद है इनको याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला बताया है जो कि है फैन वॉइस के नाम से। हर प्रीपोज़िशन का हर कंजंक्शन का फर्स्ट लेटर जो है वो मैंने ले लिया है। एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन जो है नॉर के लिए, ओ बी बट के लिए, ओ और के लिए, और इसी तरह वाई येट के लिए, और एस जो है वो सो के लिए आ जाता है। ठीक है? तो इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं आपके पास। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर बिकॉज़ आ जाता है, ऑल्दो आ जाता है, इफ आ जाता है, व्हेन आ जाता है और व्हाइल आता है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है? डिपेंडेंट क्लॉज़ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होती है ना, ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, खुद ब खुद स्टैंड है, इसके पास इसका सब्जेक्ट भी होता है, इसके पास इसका वर्ब भी होता है, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। लाइक मैं अगर एक सेंटेंस पढ़ूँ, वी विल गो टू द मार्केट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, आपको मुकम्मल बात समझ में आ रही है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज़ जो होती है, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इसको अपना मायने देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज़ या कंप्लीट सेंटेंस की ज़रूरत होती है। लाइक मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, बिकॉज़ शी वाज़ टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई है, ठीक है? क्योंकि वो थकी हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज़ के अंदर आता है।
बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई है। अब ये जुमला जो है अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर मैं इस जुमले को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला दूं तो हमें बात समझ में आ जाएगी। लाइक अगर मैं इसको मिला के पढ़ूं तो हमें बात कुछ समझ में आ जाएगी। वी विल गो टू द मार्केट टुमारो, हम कल बाजार जाएंगे, बिकॉज शी इज टायर्ड टुडे। इसमें आपके पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या हैं। तो इनमें अगर हम देखें, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन और व्हाइल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाते हैं। लाइक हमने पहले ऊपर एक एग्जांपल में देखा कि वी विल गो टू द मार्केट टुमारो, कि हम कल मार्केट में जाएंगे, बिकॉज, क्योंकि, रीजन के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। ठीक है। तो इसी तरह बाकी के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते हैं। फिर होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं चॉइसेस के लिए। आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और होता है कि दो में से किसी एक चॉइस को आप चूज करना चाहें, तो उसके लिए आप कहते हैं आइदर और। आइदर आई विल टेक टी और कॉफ़ी, या तो मैं चाय लूंगा या फिर मैं कॉफ़ी पीऊंगा। नाइदर और नॉर, जब आप दो चीज़ों में से किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहते। नाइदर आई विल गो नॉर स्लीप, ना तो मैं जाऊंगा ना मैं सोऊंगा। ठीक है। बोथ और एंड जो होते हैं ये इकट्ठे यूज होते हैं। वी विल बोथ प्ले क्रिकेट एंड गो टू मार्केट। ठीक है। तो ये आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन आते हैं। आई होप सो कि आपका कंजंक्शन का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका होगा। अब आखिरी दो टॉपिक रह गए हैं। अगर बोर नहीं हो रहे तो हम इन दो टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। लाइक इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। सबसे पहले तो है इंटरजेक्शन में हम कहते हैं कि ये सडन इमोशंस को जो होते हैं ना हमारे, उनके बारे में बताता है। लाइक हम खुश हुए तो हम कहते हैं वाओ, दिस इज वेरी अमेजिंग। ठीक है। या दिस व्यू इज अमेजिंग, ये नज़ारा बहुत उम्दा है। इसी तरह जब हम दुखी होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलास। ठीक है। ये किसी को देख कर हम गमजदा हो जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं अलास। बुरे टाइम के लिए अलास का यूज करते हैं वर्ड। तो द अलास द पुअर मैन लॉस्ट हिज हाउस। ओहो, अफसोस। अलास का मतलब होता है अफसोस। अफसोस, गरीब शख्स ने अपना घर खो दिया। और जब हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उस वक्त हम कहते हैं हुर्रा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो हुर्रा, आवर टीम वॉन द मैच। हुर्रे, हमारी जो टीम है वो मैच जीत चुकी है। बस ये छोटा सा टॉपिक है इंटरजेक्शन का। आखिर में है हमारे पास डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो होते हैं ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं नाउन को या फिर उसको लिमिट कर देते हैं। इनमें आपके पास आर्टिकल्स आते हैं ए, एन और दी। ए और एन जो होते हैं, ए जो है ये बेसिकली सिंपल के साथ लगता है, सिंगुलर चीज़ों के साथ लगता है। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ पेन। एन जो होता है ये वॉवल्स के साथ लगता है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब वॉवल्स भी हर उस वर्ड के साथ एन नहीं लगेगा जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। बल्कि ये उस वक्त लगता है जब वो उस वर्ड जिसके लिए आप एन यूज करना चाह रहे हैं, उस वर्ड से आ की आवाज आ रही हो या ई की आवाज आ रही हो, तो उस वक्त आप उसको लगाते हैं। खाली वॉवल देखकर आपने एन ले लगा देना। यहाँ से भी आपके पास करेक्शन का एक सेंटेंस आता है। इसी तरह दी जो होता है ये बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम के साथ लगता है। दी कायदे आजम, दी लाहौर, ठीक है, दी पाकिस्तान, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके पास पोजेसिव्स होते हैं, माई, यूर, हिज। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, दिस और डैट। क्वांटिफायर्स होते हैं, सम, मैनी और फ्यू। ठीक है। तो यहाँ आपका ये लेक्चर वाइंड अप होता है। उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आज क्लियर हो ही गए होंगे। इनसे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज है वो मैं विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। और काम साथ के साथ करना है, आज का काम कल पे मैं नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह ताला हम इस 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे इन डेप्थ कवरेज के साथ। 2 महीने के बाद आपके जो रिटन टेस्ट हैं वो कंडक्ट होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।